के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। बजट 2023 और 24 जो है वो आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, जहां वित्त मंत्री ने इस बार अपना 6वां बजट सदन में पेश किया है। बता दें कि मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही हैं जो दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6ठी बार ये बजट पेश किया है। 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए एक तरफ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संबोधित करते हुए इसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.8% तक कर दिया गया है। कुल 46.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। इसमें बात कर लेते हैं फायदे की। तो मध्य वर्ग के लिए आवास वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी, चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने खुद के मकान खरीदने और बनाने में सहायता करने के लिए योजना की शुरुआत करेगी। वहीं पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 80,671 करोड़ रुपए की गई है। वहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए बात करें तो मिडिल क्लास के लिए छत पर रूफटॉप सोलराइजेशन और फ्री बिजली 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही गई है। वहीं बात करें रूफटॉप सोलर लगाने से, तो रूफटॉप सोलर लगाने से 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। ये योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई थी। इसके अलावा टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं है, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को इस तरह से इसका फायदा वर्षों से जो हो रहा है उस फायदे से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इसके अलावा देश की कई विमान कंपनियां जो हैं वो 1000 से ज़्यादा विमान खरीदेंगी। इसके अलावा रेलवे के लिए ऐलान किया गया है, जहां 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। वहीं बात करें किसानों के लिए, जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा था जो अटल जी ने दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अच्छा मौका होगा और 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद की जाएगी। वहीं बात करें महिलाओं के लिए, इसमें क्या ऐलान किया गया है, तो महिलाओं के लिए करीबन 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख को स्वयं सहायता समूहों में अहम योगदान करने का मौका मिलेगा। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। और लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। बता दें आपको कि सबसे लंबा भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम हुआ है। इसके अलावा एक्साइज कस्टम ड्यूटी भी जस की तस रहेगी। बता दें कि कम से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा सरकार के इस फैसले से, जहां 2010 और 11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। ये थी कुछ ऐलान बजट को लेकर के, लेकिन आम जनता पर इसका क्या असर हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में हमें बताएंगे हमारे जो संवाददाता है आशुतोष सेन। इस वक्त हमसे लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि आम जनता पर इस बजट का क्या असर है। धार से इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष जी हैं। जी आशुतोष जी। सोनाली जी, अगर बात करें तो आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो देश का अंतिम बजट प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं गरीब इससे आस लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे सीधा सा देखा जा रहा है कि न तो महंगाई बढ़ी है न ही महंगाई कम हुई है। लगभग ये जो सिलसिला है जो पहले की तरह था वो जारी रहेगा। और अगर बात करें मार्केट में सस्ते कुछ चीजों की, तो ज्वेलरी जो महंगी चीजें हुई है वो कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है, सोने चांदी की। और इसके अलावा अगर देखें तो इससे जो बनने वाले जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये चीजें महंगी हुई है। और अगर सस्ते की बात करें तो जो सस्ता हुआ है वो हुआ है कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो सस्ते हुए हैं, साइकिलिंग सस्ती हुई है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सस्ती हुई है। टीवी, एलईडी, ये चीजें सस्ती हुई है। लेकिन इन सबसे इनका मेरे को जहां तक लगता है कि इससे गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एलईडी टीवी ये लोग तो वही लोग ले पाते हैं जो बड़े होते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि जो बजट था वो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर पे, कहीं ना कहीं मकान बनाने के जो सामग्री होती है उन पर, जी ऐसी अन्य आशुतोष जी, सुविधाओं पर जो अगर जी इसमें छूट मिलती तो कहीं ना जी कहीं फायदा होता। जी, दूसरी आपको बात आवाज अगर आ करें महिलाओं की, तो महिलाओं को 2 लाख के ऊपर। आशुतोष जी, जी जी, जैसा आपने बोला कि गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर उनके दाम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, स्मार्टफोन सस्ते हुए हैं, और जो दर था वो जैसे का तैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। आम जनता पर क्या लगता है इसका क्या असर होगा, क्योंकि गरीब और जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो शायद ही कुछ नया बदलाव देखने को मिला है इस बार भी बजट में। जी सोनाली जी, अगर बात करें तो देश में 4 प्रकार के बजट इस समय मौजूद है, उसमें से 5%, 12%, 18-28%, अलग अलग सामग्री पर अलग अलग प्रकार की जो जीएसटी लगती है, जो टैक्स लगता है, वो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन अगर गरीबों की बात करें तो गरीबों को इन जो चीजें अभी जो सस्ती करी टीवी एलईडी, इनसे गरीबों को फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर गरीब कहा जाता है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की बातें की जाती है, तो ऐसे लोगों के पास टीवी वगैरह नहीं होते। तो इन लोगों को इस बजट से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर बात करें फायदे की, तो ये फायदा जैसे किसानों के लिए अगर बात कर रहे हैं तो किसानों को फायदा हुआ, कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर से जोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए उनके लिए फायदा पहुंचाने की बात कही है। उनके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं किसानों को ब्याज देने की बात हुई है। तो इस प्रकार से जो अगर बात करें किसानों की, मछली पालन में कहीं ना कहीं 6,000 करोड़ का फायदा मिला है। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ कहीं ना कहीं लोगों को मछली पालन के लिए दिया जाएगा। तो गरीबों के लिए मेरे को लगता है इसमें गरीबों का कोई ऐसा मामला नहीं है। ड्यूटी की भी बात करें तो वो भी जस की तस है, और इस बजट में ये भी ऐलान किया गया है कि अगले 5 सालों में 2 करोड़ नए मकान बनाने की बात कही गई है। और इस बार सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ावा देना है। 9 से 14 या 15 साल की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इस बार महिला सशक्तिकरण जो है, नारी शक्ति की ओर भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नारी शक्ति की अगर बात की जा रही है, अगर बालिकाओं की बात की जा रही है, तो सोनाली जी मेरा जहां तक मानना है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की बात होनी थी। शिक्षा में किसी प्रकार का कोई छूट देना था, या फिर जैसे कई सारे ऐसे ओबीसी के जो बालिकाएं हैं जिनको एसटी एससी जैसी छूट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो बालिकाएं पढ़ नहीं पाती है। तो जो शिक्षा में कोई छूट मिलना थी, कोई स्वास्थ्य में छूट मिलना थी, नए नए स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधाएं होनी थी जिससे गरीब लोगों को फायदा मिल सके, वो सारी बातें इनमें नहीं होती। स्वास्थ्य के लिए तो ये नए मेडिकल कॉलेज बनाने की समिति की बात बनाने की बात कही जा रही है कि जितने नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बार। जी जी सोनाली जी, वो बात तो की जा रही है कि कहीं ना कहीं नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, लेकिन वो उसको भी समय लगेगा। जी, इसके अलावा अगर बात करें तो बजट में ऐलान किया गया है कि 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि इससे जो है यात्रियों की जो सुरक्षा है और सहूलियत है वो बढ़ाया जा सके, आम जनता को दिक्कत ना हो वंदे भारत ट्रेन में ऐसी बोगियों को बढ़ा करके। तो लेकिन वही एक तरफ देखा जाए तो किसानों की जो आय है, फिर से वही बात आ जाएगी कि उनकी आय को दोगुनी बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उनकी आय जो है वो बढ़ी नहीं, उल्टा वो घट के 27 से 29 तक फिर से आ गई है। सोनाली जी, जो रेल की बात की जा रही है, तो रेल का मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि इंदौर संभाग के खंडवा के बाद यहाँ आसपास धार में तक आज तक किसी प्रकार की ट्रेन नहीं है। अलीराजपुर में हाल ही में गुजरात से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर ट्रेन चालू जरूर हुई है, लेकिन लोगों को आज भी ट्रेन का अभाव है। बड़वानी जिला काफी 200 किलोमीटर पड़ता है खंडवा से, जहां पर ट्रेन के अभाव में कई दिनों तक वहां पे आंदोलन भी चालू हुआ था। कई सालों से आंदोलन भी चल रहा है कि ट्रेन लाओ, निर्माण बचाओ, क्योंकि ट्रेन आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक रोजगार की बात आती है सोनाली जी, रोजगार बढ़ता है, रोजगार मिलता है। आशुतोष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं रत्ना हूँ, तो थोड़ा सा रत्ना के नाम से मुझे संबोधित करें तो अच्छा रहेगा। जी 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 रत्ना जी।
अगर बात करें तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भी ट्रेन अगर अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर अलीराजपुर है, वहां पर अभी फिलहाल में ट्रेन चालू हुई है, वो भी लोकल ट्रेन चालू हुई है जो बड़ौदा को छोटाउदेपुर को जोड़ती है। लेकिन यहाँ से इंदौर जाने के लिए 150 किलोमीटर का बस से सफर तय करना पड़ता है। अगर खंडवा जाना होता है तो 200 किलोमीटर का सफर तय करके वहां पर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो इस जिले में, धार जिले और बड़वानी जिले में और अलीराजपुर जिले के 150-200 किलोमीटर के एरिया में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेन नहीं है जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो और यहाँ पर रोजगार की बातें हो सके। जी, जैसे कि मध्य वर्गीय लोगों के लिए बोला गया कि उनको 300 यूनिट जो है वो फ्री मिलेगी, उनके लिए घर बनाए जाएंगे फ्री में, जो पीएम आवास योजना के तहत है घर बनाए जाएंगे जो मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते आते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 5 करोड़ या 2 करोड़ जो घर बनाने की बात कही गई है वो कितना है, कब तक इससे कितना फायदा होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, या सिर्फ ऐलान किया गया है? जी रत्ना जी ये बहुत अच्छी बात कही है। रत्ना जी ये बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं ना कहीं गरीब आदिवासी लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों को उनके घर मिलेंगे और उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये अच्छी बात है, मगर ये घरों में भी जो भेदभाव हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 1,20,000 रुपए दिए जा रहा है और जो शहरी क्षेत्र 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव गलत किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें नहीं होती है, जो सामग्री होती है मकान बनाने की उसके लिए काफी दिक्कत होती है, उन्हें बाजार से लाना पड़ता है जिसका उन्हें वाहन खर्च भी काफी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे की बात जरूर है कि उनके यहाँ पर जो मकान बनेंगे उनको रहने के लिए घर मिलेंगे, लेकिन जो भेदभाव है जी आशुतोष जी इसे भी खत्म कर दिया जाए। जी आशुतोष जी, अगर आम जनता के पर्सपेक्टिव की बात करें तो शायद ही उनको इस बजट से कोई फायदा होगा। आम जनता की इस पर क्या राय है कि जैसे एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, स्मार्टफोन्स में जो शुल्क है उसको, शुल्क राशि को घटा दिया गया है, 15% से 10% किया गया है। आम जनता का इस पर क्या राय है, क्या लगता है उनकी बजट, उनकी जेब कैसी ढीली होगी या कैसे भारी होगी? लोगों की राय जानेंगे हम। रत्ना जी मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो बजट आज का पेश हुआ है उसमें टीवी, एलईडी जिस प्रकार से महंगा सस्ता हुआ है तो उससे गरीब लोगों को भी फायदा होगा। जो टीवी सस्ता किया है, एलईडी सस्ता किया है तो उससे लोगों का फायदा होगा। पहले बड़े लोग जो थे वही मतलब उनके घर में ही टीवी, जो छोटे लगेगा मतलब नीचे लेवल के लोग रहते थे उनको बड़े लोगों के यहाँ जाना पड़ता देखना, छोटा लोग खरीद के ले आएगा। अच्छा है, गरीब लोगों के लिए फायदेमंद है। मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो भेदभाव है, जो शहरों में 2,40,000 रुपए दिए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए दिया जा रहा है, इसमें गलत है ना। जो गाँव के लोग रहते हैं, सिटी के लोग रहते हैं, उनको तो जो सीमेंट का बजट जो रहता है किराए से लेना उनको मिल जाएगा, और सिटी के अपने गाँव के लोग लेके जाएंगे उनको भाड़ा लगेगा। तो जो है जो बराबर रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रत्ना जी लोगों को भी लगता है कि गरीब लोगों को इससे फायदा तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है जिनसे उनको मदद मिलेगी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल करके अपने जो किसान हैं उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन किसानों को जिस तरीके से उनकी दोगुनी आय की बात की गई है उसमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे लगता है कि कैसे सहायता करेगी किसानों की? रत्ना जी अगर किसानों की बात करें तो आज के समय में जो ऑर्गेनिक खेती की ओर अगर जाना है तो रासायनिक को छोड़ना पड़ेगा, और रासायनिक को छोड़ने के लिए किसानों को बिल्कुल कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी कि क्योंकि इस ओर जो किसान चल पड़े हैं रासायनिक की ओर, उससे ऑर्गेनिक की ओर जाना बड़ी बात है। क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से खेती में जो उनको आवश्यकता लगती है उस हिसाब से केमिकल वो डालते रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र, माहौली क्षेत्र है, तो यहाँ इन लोगों की इतनी फर्क नहीं होती मिट्टी की, मिट्टी को किन किन अवशेषों की आवश्यकता है। तो ये काफी समय लगेगा लेकिन ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से अभी बजट आने के बाद जो विपक्ष है वो भी इस पे सवाल उठा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने भी कहा है कि जो इस बार का जो बजट का भाषण था वो काफ़ी निराशजनक था, इतना कुछ खास नहीं था, उसमें फालतू की बातें मतलब ज़्यादा थी, फालतू जो बयानबाजी थी वो ज़्यादा थी, काम की चीज़ें शायद उसमें कम थी, कई मुद्दों पर बात नहीं की, जैसे कि बेरोजगारी की बात की गई है उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया गया।
और भी कई सांसद थे जिन्होंने इस अंतरिम बजट को काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बताया है। तो उनका कहना है कि आम जनता के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं था, जो भी था वो करोड़पतियों के लिए था, अरबपतियों के लिए था। जनता तो जहाँ थी वैसी आज भी है, उसकी स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो रत्ना जी सही बात कही जा रही है कि कहीं ना ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की, धार से हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़े थे जिन्होंने बताया कि इस बजट का आम जनता पर कितना असर होने वाला है, और उन्होंने लोगों की राय बताई। काफ़ी निराशाजनक थी चीज़ें, लेकिन लोग अपनी अपनी बातों से अपनी अपनी जो इच्छाएं थी जो उन्होंने बताया, हमने सुना लोगों की राय। कई विपक्षी थे जिन्होंने इस बजट को लेकर के काफ़ी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और कांग्रेस के कई ऐसे सांसद रहे हैं जो उन्होंने सरकार की इस नीतियों को बोला है कि इससे जो है आम जनता को कुछ भी नहीं मिला, उनकी जेब तो जैसी की तैसी थी। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश का आम आदमी क्या सोचता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, और रोजगार देने वाला बजट जो था इस बार नहीं था। तो इस बजट में लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को चुभाने जैसा कुछ भी नहीं था। लोकसभा में कांग्रेस सचेतक ने भी कहा था कि ये बजट काफ़ी निराशाजनक है और कॉरपोरेट का हितैषी बजट है, इसमें गरीब और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं मनीष तिवारी ने भी कहा था कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो सिर्फ अपनी वाहवाही कर रही हैं और 10 साल पहले भी सरकार को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।